हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। जैसे जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं वो लोग जानते हैं कि मेरी डॉटर माही मित्तल का सिलेक्शन हुआ था डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग सीज़न 4 में। तो उसकी वजह से मुझे मुंबई ट्रैवल करना पड़ रहा था एंड वेस्ट बंगाल से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, तो जिसमें से माही मित्तल इनफैक्ट क्लास 3 और 4 के लेवल से सिर्फ माही मित्तल सिलेक्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मोमेंट ऑफ प्राइड था हम लोग सबके लिए एंड ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली मैं मिस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है एंड ऑल ओवर इंडिया इनफैक्ट टोटल 30 स्टेट्स से 90 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे। टोटल 30 टीम्स थी, बट समहाउ जो वेस्ट बंगाल है वो नेक्स्ट क्या बेसिकली फाइनल राउंड होता है इसके बाद, क्योंकि टॉप 2 राउंड्स में क्लियर करने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। बट राउंड 3 में वेस्ट बंगाल टीम एलिमिनेट हो गई, जिसकी वजह से हम लोगों की टीम या वेस्ट बंगाल की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई ऑब्वियसली। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टिसिपेट करना एंड बेसिकली यहाँ तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ट्राई किया था इसमें। टोटल 2 राउंड्स हो चुके थे तब जाके मुंबई आने का मौका मिला एंड ऑब्वियसली टोटल एंड टू एंड जो भी एक्सपेंसेस थे, चाहे वो होटल के हों, फ्लाइट्स के हों, रहना खाना पीना सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ उनकी तरफ से था। तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में बेसिकली मेरी डॉटर अभी 9 ईयर्स की हुई है, तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी जैसे आप लोग सब जानते हैं, जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुंबई में ही मेरी छोटी सिस्टर एंड छोटा भाई भी रहता है। तो अभी मैं भाई के घर पे हूँ, तो वहीं से सोचा अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो चलो एक वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी मार्केट्स की बात करेंगे, उसके बाद 3 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो मुझे लगता है इस पॉइंट पे ख़रीदना सही रहेगा। बट ऑब्वियसली मार्केट्स जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा है एंड कुछ दिनों से मार्केट्स ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे देयर इज़ नो एंड, या ऐसे लग रहा था कि द वर्ल्ड इज़ अबाउट टू एंड। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, कैसे भी रिजल्ट्स आए हों, बट समहाउ सारे स्टॉक्स ही गिर रहे थे। तो आप ये एनालाइज़ करते वक्त कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा ख़राब है, ये मार्केट फैक्टर्स को मत भूलिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे स्टॉक भी गिरे जा रहे थे। तो मार्केट कंडीशंस जब हावी होती है एंड पैनिक जब मार्केट्स में क्रिएट हो जाता है तो कोई स्टॉक टिकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली इसमें मैं थोड़ी कैंडल स्टिक्स की बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट्स धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है एंड जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह की न्यूज़ थी, इन्फ्लेशन की न्यूज़ थी, रशिया यूक्रेन वॉर की क्राइसिस चल रही थी, वो सब मार्केट्स ऑलरेडी अकाउंट कर चुका है। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि कोई और बड़ी न्यूज़ नहीं आती तब तक आई थिंक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करना चाहिए यहाँ से। इनफैक्ट कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक शेयर भी किया था कि मुझे लगता है अब ये बॉटम अचीव हो चुका है, क्योंकि जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है उसका 52 वीक लो हिट हो चुका था। 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हो चुका था निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड मैं ज़्यादातर निफ्टी 50 से कंपैरिजन में ब्रॉडर मार्केट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो उस वजह से मुझे लग रहा था स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्राइंड रहा है, इन द सेंस 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं मार्केट्स को ऐसे ही परफॉर्म करते हुए एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स को अच्छी खासी बीटिंग मिली है। तो एट दिस पॉइंट एंड पुट कॉल रेशियो भी मैंने चेक किया था, तो उस वजह से मुझे लग रहा था मार्केट्स अभी ओवर सोल्ड है एंड कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है बाउंस बैक आना चाहिए। एंड वैसे ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, बट काफ़ी लोग बोल रहे थे 14,000 हिट होगा, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 50 15,000 ब्रेक करेगा। अब मुझे लगता है मार्केट्स ऑब्वियसली 1-2 दिन बीच में वापस गिर सकता है, बट अदरवाइज़ मुझे लगता है अभी फॉर द टाइमिंग स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। चलिए, तो कैंडल्स जो ये हैं, बेसिकली जो रेड कैंडल होती है वो ये इंडिकेट करती है कि जो शेयर जो है जिस प्राइस पे खुला एंड जिस पे एंड हुआ, बेसिकली जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से कम है। तो बेसिकली सपोज़ आप ये देखेंगे ओपनिंग प्राइस जो है इसकी यहाँ पे थी, अगर रेड कैंडल है देन क्लोज जो हुआ है वो नीचे जाके हुआ है। एंड जो ये टॉप पॉइंट होता है कि बेसिकली थ्रू आउट द डे शेयर इस हाई पॉइंट पे पहुँचा एंड लो यहाँ तक पहुँचा, बट उसके बावजूद थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ। ऐसे ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि बेसिकली जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे हाइयर प्राइस पे जाके क्लोज हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है ग्रीन कैंडल। तो ऑब्वियसली ये जो है ये लोअर शैडो होता है, ये अपर शैडो बोलते हैं इसको, बट ऑब्वियसली ये सिर्फ कैंडल्स है, इसको ट्रेंड्स में या फिर पैटर्न्स में एनालाइज करना पड़ता है ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए। बट बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले रेड कैंडल का मतलब समझें एंड ग्रीन कैंडल का मतलब समझें। ग्रीन कैंडल मतलब कि जिस प्राइस पे शेयर प्राइस ओपन हुआ उसके ऊपर पे क्लोज हुआ, और रेड मतलब
कि ओपन हाई पे हुआ था बट क्लोज कम पे हुआ। एंड उसके बाद हाई लो प्राइस इंडिकेट करता है कि थ्रू आउट द डे किस प्राइस के हाई तक पहुंचा एंड किस प्राइस के लो तक पहुंचा। इसको लोअर शैडो बोलते हैं, इसको अपर शैडो बोलते हैं। तो ये बेसिकली कैंडल आप बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद अभी एक पैटर्न मैं कवर करना चाहता हूँ, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लोअर शैडो होता है वो लंबी होती है एंड जो बॉडी होती है वो अपर साइड पे होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली शेयर जो है वो इस प्राइस के आसपास खुला था, उसके बाद काफ़ी डिप हुआ, काफ़ी आप देखेंगे जो लोअर शैडो काफ़ी लंबी है यानी काफ़ी नीचे तक गया, लेकिन उसके बाद मार्केट में बायर्स आ गए एंड बायर्स जिस प्राइस पे खुला उससे भी ऊपर तक खरीद के ले गए शेयर प्राइस को। तो कहीं ना कहीं ये बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है या ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स हो सकता है इस पॉइंट से रिवर्सल ले रहा हो, क्योंकि जब बियरिश ट्रेंड एंड हो रही होती है तब ये अगर हैमर पैटर्न बनती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसी ट्रेंड चल रही थी, मार्केट इस दिन भी गिरा था या शेयर गिरा था, बट उसके बाद बायर्स अचानक से आ गए एंड हायर प्राइस पे बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं बायर्स का जो इंटरेस्ट आ गया वापस से, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद मार्केट्स में वापस बुलिशनेस आ जाए। तो निफ्टी 50 का चार्ट आप देखिए, कल जैसे आप देखेंगे ये जो हैमर पैटर्न की जो कैंडल बनी है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि मे बी ये रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म में। आप देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, बट उसके बाद कल इसने हैमर पैटर्न बनाया, कल भी काफ़ी डिप हो गया था, बट उसके बाद अचानक से बायर्स आ गए एंड काफ़ी हाई पे जाके बंद हुआ। एंड उसके बाद आज भी ऑलमोस्ट एक हैमर पैटर्न ही बना है, बट आज भी जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। एंड स्पेसिफिकली आज फ्राइडे था, उसके बावजूद मार्केट साथ अच्छा परफॉर्म किया, सरप्राइजिंग लगा। क्योंकि फ्राइडे को जनरली क्या होता है कि जिगजैग मूवमेंट होता है एंड फ्लैटिश बंद होता है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स अपनी पोजीशन ओपन करके नहीं जाना चाहते। बट कहीं ना कहीं आज जो ये बुलिश मूवमेंट हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव लग रहा है आने वाले टाइम के लिए। एंड ऑब्वियसली स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऑलरेडी बहुत माउथ वाटरिंग लेवल्स पे पहुंच गए हैं। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रही हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। तो आप मेरे को जो लग रहा है, मैं पर्सनली भी यही कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ ऐड करके चल रहा हूँ। क्योंकि मे बी अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मैं ये नहीं बोलना चाहता यार काश इस टाइम पे मैंने ख़रीद लिया होता। हो सकता है अभी जिस लेवल पे मैं खरीदूँ उससे भी 5-10% इस लेवल से भी डाउन हो जाए, बट कहीं ना कहीं एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे तो ये पर्सनली बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है। आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट में वेल्थ बनाने हैं तो जब सब लोग पैनिक कर रहे हो तब आपको काम रह के काम करना है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना या लॉस बुक करने का जो टाइम था वो निकल चुका है। वो तब करना चाहिए था जब 18,000 पे था या मे बी 17,000 पे मार्केट आ गया था। बट ऑलरेडी जब 16,000 से नीचे गिर गया था मार्केट, अब आप लॉस बुक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फेवरेबल नहीं है। अभी एट दिस पॉइंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो गया अपने में, तो कहीं ना कहीं बाइंग करना सही रहेगा। एंड वेट एंड वॉच करना, जो स्टॉक में आप लॉस पे है उसमें आप अगर इस कंपनी स्ट्रांग है तो आप वेट करिए। ऐसा नहीं है कि बस अब तो भैया लॉस और नहीं बढ़ाना चाहता, हम लोग शेयर मार्केट छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे 100% पता है काफ़ी लोग ऑलरेडी शेयर मार्केट छोड़ चुके होंगे। तो इसीलिए वेल्थ बनाना आसान नहीं है, शेयर मार्केट में सर्वाइव करना आसान नहीं है। जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं वही वेल्थ बनाते हैं। ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन हो गया है, काफ़ी प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं बनेगी। और जो भी है ये बिज़नेस साइकिल है, ये भी शेयर प्राइस भी ऐसे ही मूव करता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं आप एफडी की तरह समझ सकते हैं कि आप इसने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया, आपको पता है एक टाइम बाद इस प्राइस पे पहुंच जाएगा एंड ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, यानी कंसिस्टेंटली एफडी बढ़ती रहेगी। बट जो शेयर मार्केट होता है, इकॉनमी होती है, वो बेसिकली अप डाउन के मूवमेंट से जाती है। सपोज़ आपने यहाँ कहीं एंट्री ली, उसके बाद ऊपर तक गया, चलो आप खुश हो गए, बट उसके बाद जिस प्राइस पे आपने एंट्री ली थी उससे भी नीचे चला गया, तो यहाँ आप पैनिक करके सेल कर देंगे तो लॉस में हो जाएंगे। उसके बाद फिर वापस जब अप जाता है तो लास्ट टाइम जो हाई बनाया था उससे भी हाई बनाता है। तो बेसिकली ये अपवर्ड ट्रेंड रहती है, बट जो टारगेट होता है वो बेसिकली जिगजैग मूवमेंट में होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। कई बार ऑब्वियसली जो बूम वाला पीरियड था लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था, वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गई थी। तो ये अभी जो पेन वाला पीरियड है ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो एट दिस पॉइंट बट मुझे लगता है रिवॉर्ड रिस्क रेशियो फेवरेबल है। आज का मार्केट्स देखते हैं। FIIs ने फिर से सेलिंग की ऑलमोस्ट 1943 करोड़ की, बट DIIs ने 2700 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2.42 का था, काफ़ी अच्छा था।
निफ्टी 50 ऑब्वियसली 1.13% अप था, निफ्टी मिड कैप 100 1.38%, निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.36%, एंड विक्स काफ़ी डिक्लाइन हुआ, 5.44% डिक्लाइन होकर 21.48 पे बंद हुआ। यानी अभी मार्केट्स एट दिस पॉइंट काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स ने परफॉर्म किया तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। सेक्टर्स में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बाउंस मिला है आईटी एंड मीडिया में, सबसे ज़्यादा कहीं प्रेशर में यही दोनों सेक्टर्स थे। आईटी स्टॉक्स एंड मीडिया स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बीटिंग ले रहे थे, बट ये होता है मीन रिवर्सन की जो स्टॉक्स या जो सेक्टर सबसे ज़्यादा बीटिंग लेते हैं रिकवरी में, कहीं ना कहीं वही स्टॉक्स सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 कल जैसे मैंने देख रहा था 52 वीक रेंज के एकदम लोअर पॉइंट पे पहुंच गया था, कल ही इसने 52 वीक लो हिट किया था 8429, बट अभी 8804 के आसपास है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है ये अराउंड 1 बजे के आसपास मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बंद हुआ होगा। ये जैसे निफ्टी 50 का जो पी है आप देख सकते हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स में 20 के आसपास बस कोविड के टाइम पे गया था, या 2016 में एक बार हिट हुआ था, उसके बाद से जो ऊपर ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे भी 18.5 के आसपास या 18 के आसपास निफ्टी 50 का पी पहुंचा था, तो अभी कहीं ना कहीं 20 है। एंड मुझे नहीं लगता कि कोविड जैसी अभी क्लैमिटी आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता अब 18.5 के आसपास हिट होगा एट दिस पॉइंट। मुझे लगता है जो मीडियन पी है या उससे काफ़ी रीजनेबल रेशियो पे चल रहा है। मीडियन पी अराउंड 21-22 अगर कंसिडर करते हैं लास्ट 5 ईयर्स की, तो उसके हिसाब से मार्केट्स अभी बहुत फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में रिस्क है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम आई है। मुझे लगता है बाकी सब इमर्जिंग कंट्रीज़ में इंडिया इज़ बेटर प्लेस देन ऑल ऑफ देम। हाँ, तो चलिए तीन स्टॉक्स की बात करते हैं जल्दी जल्दी। एक पहला स्टॉक एच जी इंफ्रा, मेरी इसमें अच्छी खासी पोजीशन है, मैं इसमें और एवरेजिंग करने की सोच रहा हूँ। कंपनी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे डिलीवर किए हैं, बट ऑब्वियसली मार्केट्स इतने टूट रहे थे तो एच जी इंफ्रा भी बचेगा नहीं, बट उसके बावजूद डिसेंटली परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप स्टॉक्स। जो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जैसे इसका भी मार्केट कैप 3500 करोड़ का है, तो जो और ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज है उसने तो और ज़्यादा बीटिंग ली है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 30% डाउन है, बट जो और ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज है वो तो एक्सक्यूज़ मी, वो तो 40-45% तक डाउन है। तो उसके कंपैरिजन में एच जी इंफ्रा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो मार्च 2022 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया है 1065 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा रिजल्ट है एंड ईयर ऑन ईयर भी अच्छा रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट या ईपीएस में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, बट ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि रॉ मटेरियल्स वगैरह के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। आनंद राठी ने अभी रिसेंटली 25 मई को टारगेट दिया है इसमें 896 का, जब शेयर प्राइस 524 पे था, तो कहीं ना कहीं ये एक तसल्ली मिलती है कि कोई बिग ब्रोकरेज हाउसेस अगर टारगेट देता है जिस कंपनी को आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो या जिस कंपनी को आप ऑलरेडी बुलिश हो जिस कंपनी को लेकर। उसके बाद केपिट काफ़ी बीटिंग मिली है सारे आईटी स्टॉक्स को, एक दो स्टॉक्स को जैसे टाटा लेक्साई को छोड़ के बाकी सारे आईटी स्टॉक्स अच्छे खासी बीटिंग मिली है, चाहे वो एलटीटी से हो केपिट हो। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है केपिट काफ़ी वेल प्लेस्ड है। स्टॉक भी 47 का है, बट उसके बावजूद कंपनी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है मुझे लगता है केपिट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो। इसका 52 वीक हाई 801 के आसपास है एंड अभी 476 पे मिल रहा है, तो आप धीरे धीरे इसमें ऐड करके चल सकते हैं। आप देखिए मार्च 2022 का रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5% अप हुआ था सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट मोर देन 10% इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये काफ़ी पॉजिटिव है केपिट के लिए। केपिट ने भी आप अगर देखेंगे तो हैमर पैटर्न बनाया है कल, उतना ज़्यादा वो ऑब्वियस नहीं है, बट फिर भी हैमर पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है केपिट में भी। उसके बाद एसआरएफ मैंने रिसेंटली एंटर किया है इस स्टॉक में, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। रिजल्ट्स भी अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट डिलीवर किए हैं अभी इसने, वो भी तब जब ऑलरेडी कंपनीज काफ़ी प्रेशर में है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एसआरएफ को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। कंपनी का पी 37 है, बट ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है ये भी रीज़नेबल है एंड 52 वीक हाई से ज़्यादा टूटा नहीं है ये शेयर, काफ़ी रेजिस्ट कर रहा है मार्केट फॉल को। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो 3346 करोड़ से 3549 करोड़ हो गए हैं,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 506 करोड़ से 606 करोड़। तो इस एनवायरनमेंट में भी कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 20% का नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ देखने को मिला है। एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 240 मोर देन अराउंड 60% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी इस कंपनी को कवर किया है, उसमें ओवरवेट है इस कंपनी को लेकर एंड टारगेट प्राइस 27,557 का दिया है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। आप लोग प्लीज़ अपनी एनालिसिस खुद करिए या फिर अपने एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।